नमस्कार स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम जो है नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, अध्याय 4 है ना, पदार्थों का पृथक्करण। ओके, तो पदार्थों का पृथक्करण कहने का मतलब क्या है? पृथक्करण मतलब आप क्या समझेंगे? पृथक्करण कहने का मतलब है पदार्थों को, है ना, किस चीज़ को अलग अलग करना क्या कहलाता है? पृथक्करण कहलाता है, किस चीज़ से अलग करना, है ना। तो पदार्थों का पृथक्करण कहने का मतलब क्या है कि हम पदार्थों को क्या करेंगे? अलग अलग करेंगे। ठीक है ना, तो वही क्या कहलाता है? पृथक्करण कहलाता है। तो चलिए हम समझते हैं यहाँ पर कैसे पृथक्करण करेंगे। तो सबसे पहले तो आप समझिए मिश्रण को, क्या किस चीज़ को समझिए, मिश्रण क्या होता है। ठीक है ना, मिश्रण क्या होता है? तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो है कई प्रकार के जो है पदार्थ होते हैं, जिनमें क्या होता है, वो जो है एक से अधिक पदार्थों से मिलकर क्या होते हैं? बने होते हैं। ठीक है ना, तो जब कोई भी पदार्थ क्या होता है, एक से अधिक जो है और पदार्थों से मतलब कोई भी पदार्थ है वो क्या होता है, एक से अधिक पदार्थों से मिलकर के, अवयवों से मिलकर के बने होते हैं। तो वैसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर समझिए, जैसे कि आप क्या कर लिए, यहाँ पर एक गिलास जो है पानी ले लिए, पानी में क्या कर दिए, यहाँ पर जो है पानी ले लिए और पानी में जो है शक्कर डाल दिए। ठीक है ना, शक्कर डाल, इसी में क्या कर दीजिए, इसमें पानी में शक्कर डाल दिए। शक्कर डालने के पश्चात इसमें क्या कर दिए, इसमें जो है नींबू का रस डाल दिए। क्या डाल दिए? नींबू रस डाल दिए, नींबू का रस जो है। अब इसको क्या कर दिया, चम्मच से घोल दिए, तो क्या बन गया? शरबत बन गया, है ना। क्या बन गया? शरबत बन गया। शरबत बन गया, लेकिन शरबत जो है क्या एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर के बना है? क्या नहीं, इसमें जो है शक्कर भी है, नींबू का रस भी है, पानी भी है। क्या है? पानी भी है। इसका मतलब क्या है? शरबत जो है क्या है? एक मिश्रण है। यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा था कि, है ना, इसी चीज़ को मैं समझा रहा था कि मिश्रण जो होता है वो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर क्या होता है? बना होता है। समझ में आया मिश्रण क्या होता है? ठीक इसी प्रकार से हम और उदाहरण देखते हैं। जैसे कि किसी को दस्त होता है तो हम क्या करते हैं? ORS घोल बनाते हैं या खरीद करके लेकर के आते हैं। लेकिन हम अपने घर में बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम एक गिलास पानी लेते हैं, एक गिलास पानी में हम क्या करते हैं, इसमें जो है नमक डालते हैं, है ना। इसमें थोड़ा एक चुटकी क्या कर देते हैं? नमक डाल देते हैं। और नमक डाल कर क्या कर देते हैं, इसमें जो है 1-2 चम्मच क्या डाल देते हैं? शक्कर डाल देते हैं। और इसको जो है क्या कर देते हैं, ये जो नमक और शक्कर को क्या कर देते हैं, हम घोल देते हैं। घोलने के पश्चात जो हमको प्राप्त होता है ना, जो भी पदार्थ हमको प्राप्त होता है, विलयन जो है वो क्या है? वो जो है ORS घोल है ना। और ORS जो घोल बनाते हैं, ORS बनाते हैं, जीवन रक्षक जिसको बोलते हैं, ORS बनाते हैं। वो ORS क्या होता है? वो जो है एक मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। क्यों मिश्रण है? मिश्रण इसलिए है क्योंकि उसमें जो है एक से अधिक पदार्थों से मिलकर के बना है, जिनका अनुपात कोई फिक्स नहीं है, निश्चित अनुपात नहीं है। जैसे नमक है, शक्कर है और पानी, तीनों को जो है मिलाकर के हम क्या बनाए हैं? मिश्रण बनाए हैं। समझ में आया? ORS समझ गए ना। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो कई प्रकार के ऐसे हमारे आसपास में जो है मिश्रण हमको दिखाई पड़ते हैं, और या फिर जिनका हम उपयोग करते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ये मिश्रण जो है ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्था, तीनों प्रकार के पदार्थ के हो सकते हैं ना। जो मतलब मिश्रण में जो है ठोस, द्रव, गैस, तीनों प्रकार के पदार्थ जो है हो सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। जैसे कि हम गैस में देखना, आप जो है आप जो है कहीं पर देखना, जैसे कि धुआं को देखोगे आप, धुआं को, है ना, किसको देखोगे? धुआं को। तो धुआं में जो है ना, जो धुआं जो होता है, तो धुआं में जो है कई प्रकार की जो है धुआं जो उड़ती रहती है। तो धुआं में जो है धूल के कण भी होते हैं, ठोस होते हैं, है ना। इसके अलावा जो है गैस भी होती है, तो और कार्बन, है ना, इसमें जो है कोयला भी होती है। तो कई प्रकार की चीज़ें जो है होती है, जो क्या होती रहती है? धुआं के रूप में जो है उड़ती रहती है ना। समझ पा रहे हो ना। तो ये भी क्या है? ये भी मिश्रण है। अब हवा की हम बात करते हैं। हवा में भी जो है कई प्रकार की गैसें क्या होती है? मिश्रित होती है। कई प्रकार की गैसें जो है इसमें क्या होती है। तो हवा भी क्या है? मिश्रण का उदाहरण है। ओके, समझ में आ रहा है। तो ये तो हम जान लिए कि मिश्रण जो है क्या होता है। अब हम जानेंगे कि मिश्रण का जो गुण जो होता है वो किस पर निर्भर करता है। तो मिश्रण का जो गुण होता है वो मिश्रण के अवयवों पर निर्भर करता है। तो मिश्रण जो है जिन जिन पदार्थों से मिलकर के बना होता है ना,
उन्हीं के अनुरूप क्या होता है, जो मिश्रण जो बनता है उनका क्या होता है, उनका गुण होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मिश्रण के अवयव क्या होते हैं, तो जिन जिन पदार्थों से मिलकर के मिश्रण बना होता है उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, मिश्रण के अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्रण के अवयव। ओके, समझ में आया, मिश्रण के अवयव बोलते हैं। समझ गए ना यहाँ तक। ये हो गया मिश्रण और मिश्रण के अवयव। अब देखिए यहाँ पर वायु जो है, ये आपका होमवर्क है। वायु जो है किस किस से मिलकर के बना होता है, तो वायु में जो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, धूल के कण, इसके अलावा और बहुत सारी गैसें होती है। खेत में लिया गया गेहूँ, तो उसमें तालाब के पानी में भी बहुत सारी चीज़ें जो है मिली हुई होती है। मिट्टी में भी कई प्रकार की चीज़ें रहती है। ऐसा आप और उदाहरण देख सकते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद जो है अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो जो मिश्रण जो होता है, ठीक है ना। अब मिश्रण जैसे मान लीजिए मिश्रण है हमारे घर में, आप घर में देखना जैसे चावल है। अब चावल में कुछ कंकड़ पत्थर है, तो चावल भी क्या हो गया, वहाँ पर मिश्रण हो गया, क्योंकि उनमें जो है चावल के अलावा और क्या है, और अवांछित उसमें जो है कुछ पदार्थ हैं। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, क्या हम कंकड़ पत्थर को खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे, क्योंकि वो वो जो है हमारे काम का चीज़ नहीं है। इस कारण से हम उसको क्या करना चाहेंगे, हम उनको अलग करना चाहेंगे। ठीक है ना। तो अलग हम कैसे करेंगे, तो अलग करने के लिए हमको जो है जो मिश्रण के जो अवयव हैं, जैसे कि यहाँ पर कंकड़ पत्थर है, तो उनके गुणों के ऊपर हमको ध्यान देना पड़ेगा। कैसे ध्यान देना पड़ेगा, चावल आप देखना, चावल कैसा होता है, चावल जो है ऐसा होता है ना, चावल जो है ऐसा रहेगा। लेकिन जो कंकड़ पत्थर है उनका साइज में क्या होगा, फ़र्क होगा। कोई गोल होगा, कोई ऐसा होगा, कोई और कई प्रकार की जो है उनकी क्या होगी, आकृति होगी, आकार होगा। तो उसके आधार पर हम क्या कर पाएंगे, उनको अलग कर पाएंगे। मतलब अगर आपको क्या करना है कि मिश्रण से कुछ अनुपयोगी पदार्थों को आपको बाहर करना है, या उनके किसी अवयव को बाहर करना है, तो आपको अवयवों के जो है, उनके अवयवों के कौन कौन से गुण हैं उनको जानना पड़ेगा, और गुणों के आधार पर आप क्या कर पाएंगे, उनको पृथक्कृत कर पाएंगे, अलग कर पाएंगे। समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद चलिए हम लोग समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के रूप में समझ लीजिए, है ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए चावल को देखिए, चावल जो है, चावल में जो है जैसे कि मान लीजिए भूसा है, कंकड़ है, ये सब रहता है। चावल में अनुपयोगी पदार्थ है, उसको हम जो है कुछ अलग अलग विधियों के द्वारा क्या करते हैं, हम अलग करते हैं उनको। जैसे फटकना है, जो सूप जो रहता है ना, सूपा जिसको बोलते हैं, उससे फटक कर हम क्या करते हैं, उसको जो है अलग करते हैं। इसी प्रकार से जो है जो कंकड़ पत्थर जो बड़ा साइज का रहता है, उसको जो है बीन करके, चाल करके हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। इसी प्रकार से और आप उदाहरण इधर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि पृथक्करण की आवश्यकता क्यों है, आखिर क्यों हमको पृथक्करण की आवश्यकता पड़ती है। तो पृथक्करण की आवश्यकता हमको इसलिए पड़ती है क्योंकि पहला जो कारण है वो है अवांछनीय अवयवों को हटाने के लिए। जो अवांछनीय अवयव, अवांछनीय कहने का मतलब क्या है, ऐसा अवयव या ऐसा पदार्थ है जिसे हम नहीं चाहते, जो हमारे काम का नहीं है, फिर भी क्या है, हमारे पास जो मिश्रण है उसमें वो चीज़ है, तो उनको हम क्या करना चाहेंगे, उनको अलग करना चाहेंगे। जैसे कि उदाहरण के रूप में समझ लीजिए, जैसे चावल है, चावल में कंकड़ पत्थर है, तो वो तो हमारे किसी काम का नहीं है, मतलब वो क्या है, अवांछनीय है। इस कारण से हम उनको क्या करना चाहेंगे, अलग करना चाहेंगे। समझ में आया ना। तो पृथक्करण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसलिए पड़ती है अवांछित अवयवों को अलग करने के लिए। ठीक है, समझ में आया। अब उदाहरण के रूप में देखिए, जैसे बुक में दिया है चिमनियों से निकलने वाले धुएं, है ना। जो चिमनियों से जो निकलने वाले जो धुएं जो रहते हैं, उनमें बिना जला कार्बन, है ना, बिना जला कार्बन है, राख है। तो ये अगर जो है प्रकृति में अगर वातावरण में मिलेंगे तो क्या होगा, वातावरण जो है प्रदूषित होगा, वायु जो है वायु प्रदूषण होगा, है ना। तो इसी कारण से हम क्या करते हैं, इनको जो है पहले क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, पृथक्कृत कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसको जो है वातावरण में छोड़ते हैं। समझ में आ रहा है ना, चिमनी से निकलने वाले जो धुएं रहते हैं, ताकि क्या ना हो, वायु जो है प्रदूषित ना हो। समझ में आया। तो पहला कारण है अवांछनीय अवयवों को हटाने के लिए। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण है उपयोगी पदार्थों को प्राप्त करने के लिए। कैसे उपयोगी पदार्थ प्राप्त करने के लिए हम लोग पृथक्करण का इस्तेमाल करते हैं, या पृथक्करण की आवश्यकता हमको महसूस होती है। जैसे कि मान लीजिए समुद्र का जो पानी है, अब समुद्र के पानी में जो है कई प्रकार के पदार्थ क्या होते हैं, मिले हुए रहते हैं उसमें। समझ में आ रहा है ना। अब वहाँ से हमको क्या निकालना है, नमक निकालना है। अब नमक निकालना है तो हम क्या करेंगे, समुद्र का पानी लेंगे, समुद्र के पानी को क्या करेंगे, हम गर्म करेंगे, और गर्म करेंगे तो
पानी जो है क्या होगा, वाष्पीकृत होगा, मतलब पानी वाष्प बन करके उड़ेगा और अंत में हमको जो है लवण प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है ना, नीचे में जो है बैठ जाएगा तली में और वहीं से हम क्या करते हैं, नमक प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार जो है हमको जो है पृथक्करण की आवश्यकता पड़ती है, मतलब उपयोगी पदार्थ प्राप्त करने के लिए हमको जो है पृथक्करण की आवश्यकता पड़ती है। समझ में आया। उसके बाद जो है शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने के लिए हमको क्या किसकी आवश्यकता पड़ती है, पृथक्करण की आवश्यकता पड़ती है। अब शुद्ध पदार्थ कैसे, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि गन्ना है ना, गन्ना का जो रस है, तो गन्ने के रस से हम जो है शक्कर के रवे क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, गन्ना का रस है, अब गन्ना का रस मान लीजिए है, अब इससे हम क्या करते हैं, गन्ने के रस से जो है शक्कर के रवे प्राप्त किए जाते हैं। जो शक्कर का जो दाना जो रहता है ना, वो सब क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। जबकि जो अशुद्धि जो रहती है ना, वो गन्ने के रस में ही क्या हो जाती है, रह जाती है। समझ में आया। तो इस प्रकार से हम जो है पृथक्करण की आवश्यकता अगर देखें तो 3 चीज़ें हैं, अवांछनीय अवयवों को हटाने के लिए, उपयोगी पदार्थ प्राप्त करने के लिए और शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने के लिए हमको जो है पृथक्करण की आवश्यकता पड़ती है। समझ में आया। अब यहाँ पर जो है पृथक्करण की विधियाँ देख लेते हैं, पृथक्करण की कौन कौन सी विधि होती है। ठीक है ना, पृथक्करण की हम कौन कौन सी विधि को अपनाते हैं, है ना। तो पृथक्करण की विधि में देखिए, ये पृथक्करण की विधि में सबसे जो है पहली जो विधि है हाथ से बीनना। अब पृथक्करण करने के लिए हमको जो है जो मिश्रण जो है उनके अवयवों के गुणों को जो है जानना बहुत आवश्यक होता है ना। उनके अवयवों के आधार पर ही हम क्या कर पाते हैं, उनके अवयवों के गुणों के आधार पर ही हम पृथक्कृत कर पाते हैं, है ना। क्योंकि सभी अवयवों का गुण जो है क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम हाथ से बीनना। हाथ से बीनना ये पृथक्करण की पहली विधि है। तो जैसे कि दाल है, चावल है, उसमें जो कंकड़ पत्थर जो होते हैं ना, उनको हम कैसे बीनते हैं, उसको हम कैसे अलग करते हैं, बीन करके अलग करते हैं ना। ऐसा क्यों कर पाते हैं, क्योंकि मिश्रण के जो अवयव जो होते हैं उनके आकार और ये जो इसमें जो अवांछित पदार्थ होते हैं, जैसे कि कंकड़ है, पत्थर है, तो उनका आकार क्या होता है, अलग अलग होता है। इस कारण से हम क्या करते हैं, उनको बीन करके क्या कर लेते हैं, पृथक्कृत कर लेते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, इस विधि को बीनना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीनना। समझ में आया। उसके बाद दूसरा है चालना। क्या है दूसरा, चालना। तो जैसे कि आप जो है अपने घर में देखे होंगे कि आटे को क्या करते हैं, हम चालते हैं, छलनी से चालते हैं और चालने के पश्चात हम क्या करते हैं, रोटी बनाते हैं, है ना, बनाते हैं ना। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, चालना, तो यहाँ पर देखिए चित्र के माध्यम से हम इस विधि में हम क्या करते हैं, एक जो है चलनी लेते हैं। इस चलनी में क्या होता है, इस चलनी में जो है छोटा छोटा छेद होता है और जैसे ही चलनी में हम जिस पदार्थों के मिश्रण को हम चालना चाहते हैं, ठीक है, उसको हम इसमें डाल देते हैं और इसको जो है धीरे धीरे करते जाते हैं, हिलाते जाते हैं। तो इसमें जो छिद्र रहता है उसके माध्यम से जो छोटे छोटे कण क्या हो जाते हैं, आटा जो है नीचे गिर जाते हैं और जो बड़ा जो उसका जो बड़ा जो है आकार का जो आटा रहता है या फिर जो है उसका जो है जिसको हम चोकर बोलते हैं, ठीक है, और जो कंकड़ पत्थर या कुछ भी अशुद्धियाँ रहती है वो क्या हो जाती है, वो जो और अवयव जो रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, इसी में रुक जाते हैं। और इस प्रकार से जो हम क्या कर पाते हैं, चाल करके जो है आटा हम क्या करते हैं, प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, समझ में आया। इसी प्रकार से देखे होंगे जब घर वर बनता है, भवन निर्माण होता है, तो जो रेत जो होता है ना, रेत तो प्लास्टर करना रहता है या कुछ भी करना रहता है ऐसा, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर जो है एक रेत चालने की जो है छन्नी का उपयोग जो है करते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। और उसके माध्यम से जो रेत जो रहता है उसको चालते हैं और जो छोटा छोटा कण, जो बड़ा कण रहता है उसको क्या कर लिया जाता है, पृथक्कृत कर लिया जाता है। तो ये कौन सी विधि है, ये जो है पृथक्करण की जो है, इसी को बोलते हैं चालना। क्या बोलते हैं, चालना। समझ में आ रहा है ना। मतलब चलनी पर जो है बड़े कण जो है रह जाते हैं और जो छोटे कण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, अलग, है ना, नीचे हो जाते हैं। समझ में आ रहा है। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए कुछ बता रहा है यहाँ पर कि आटा चालने से लाभदायक चोकर रुक्षांश आटे से अलग हो जाते हैं, अतः रोटी बनाने से पूर्व आटे को चालना उचित नहीं है। मतलब उसके जो चोकर रुक्षांश जो होते हैं ना, जो लाभदायक होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, अगर रोटी बनाने के पूर्व उसको चाल दिए तो क्या हो जाता है, वो आटे से जो है पृथक हो जाते हैं, है ना। तो ऐसा पूर्व में उचित नहीं है ऐसा करना। उसके बाद जो है उड़ावनी या फटकना। अब उड़ावनी करने का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पर देखिए चित्र में, ये देखिए उड़ावनी क्या होता है, ये है उड़ावनी। उड़ावनी में क्या होता है, आपने देखा होगा कि अगर आप जो है कभी गांव गए होंगे या फिर जो है गांव में, है ना, गांव में आपका जो है कहीं पर भी गए होंगे जहाँ पर खेती होती है ना, खेती करते हैं, तो वहाँ पर जो किसान जो होते हैं क्या करते हैं,
वो जो है जो धान जो रहता है ना, धान या फिर कोई भी फसल है, उसको क्या कहते हैं, वो जो है पहले जो है मिसाई करते हैं। मिसाई करने के पश्चात क्या करते हैं, उसमें जो भूसा रहता है ना, जो भूसा रहता है उसको क्या करते हैं, उसको अलग करते हैं, दाना को और भूसा को अलग करते हैं। कैसे अलग करते हैं, उसके लिए जो है वो पंखा का इस्तेमाल करते हैं। पीछे में ऐसा जो है पंखा को लगा देते हैं। पंखा को लगाने के पश्चात तो क्या करते हैं, पंखा लगा देते हैं, और पंखा लगाने के पश्चात जो है वो टोकरी से क्या करते हैं, उसको भर भर के जो है क्या करते हैं, उड़ाते जाते हैं पंखे के सामने में, और टोकरी को हिलाते जाते हैं, और लगातार जो है भूसा और जो दाना जो रहता है वो गिरते जाता है। अब यहाँ पर जो मिश्रण जो है भूसा और दाने का, उसमें दोनों का जो है अलग अलग क्या है, गुण है। कैसा गुण है, ये जो भूसा जो रहता है वो कैसा रहता है, हल्का रहता है। दाना कैसा रहता है, थोड़ा सा वजनदार रहता है। तो जो वजनदार रहता है वो जो है हवा में जो है ठीक से जो है उड़ नहीं पाता और ज़्यादा दूर नहीं जाता, और जबकि भूसा जो है उड़ कर क्या हो जाता है, दूर चला जाता है, क्योंकि वो हल्का होता है इस कारण से। और दोनों का जो है अलग अलग क्या प्राप्त होता है, ढेर प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है ना, अलग अलग जो है दोनों जो है अलग अलग जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं, और इस प्रकार से जो है दाना को और जो भूसा जो रहता है उसको क्या कर लिया जाता है, पृथककृत कर लिया जाता है। इसी विधि को हम क्या बोलते हैं, उड़ावनी विधि। क्या बोलते हैं, उड़ावनी विधि। समझ में आया, समझ गए उड़ावनी विधि। उसके बाद जो है, उसके बाद हम समझते हैं यहाँ पर जो है, ये हो गया उड़ावनी विधि। उसके बाद जो है हम फटकना किसको बोलते हैं, इसको समझते हैं। तो फटकना कहने का मतलब क्या है, आप घर में देखे होंगे जब चावल को क्या कहते हैं, जो आपकी मम्मी जो लोग हैं, है ना, या मम्मी लोग जो है क्या कहते हैं, एक जो है ऐसा सूप होता है, सूप देखे होंगे, ये जो है ऐसा सूप होता है ना, ऐसा सूप, ठीक है ना, ये जो है सूप होता है। इस सूप में क्या करते हैं, इस सूप में जो है ऐसा जो है चावल को लेते हैं, है ना, चावल को या फिर किसी भी चीज़ को, और हाथ से ऐसा पकड़ पकड़ करके क्या करते हैं, हाथ से ऐसा पकड़ करके जो है इसको जो है फटकते हैं। मतलब इसको जो है ना, तो क्या होता है, जो जो हल्की चीज़ें जो होती है ना, हल्की चीज़ें वो जो है ऐसा सामने में जो है क्या हो जाती है, यहाँ पर जो है इकट्ठा हो जाती है, और बाकी जो चीज़ें जो हैं, जो बाकी जो पदार्थ हैं वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और इस प्रकार से जो है फटक कर क्या कर लिया जाता है, पृथककृत कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो विधि हम अपनाते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, फटकना। क्या बोलते हैं, फटकना। समझ में आया। तो ये फटकना भी क्या है, पृथक्करण की विधि है। सूप में जो फटकते हैं ना, कहने का मतलब है जो सूपा जो होता है ना, सूपा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, तो जो सूपा जो होता है उसी के माध्यम से जो है पृथक्कृत करते हैं ना, हम उसी को हम क्या बोलते हैं, इसी विधि को हम बोलते हैं फटकना। समझ में आया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।